नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आप लोगों को इसका कंटेंट पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ सकें। हम क्वांटम मैकेनिक्स बीएससी थर्ड ईयर की फर्स्ट यूनिट कर रहे थे। बीएससी थर्ड ईयर की हमने जो थर्ड यूनिट है वो कंप्लीट कर ली है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी हम बीएससी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करवा रखी है, क्वांटम मैकेनिक्स। इस क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने आप लोगों को ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कंप्लीट करा दिया है। ब्लैक बॉडी के बाद हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, वो कंप्लीट करा दिया है। कॉम्पटन इफेक्ट कंप्लीट करा दिया है। कॉम्पटन इफेक्ट के बाद हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कंप्लीट कर ली है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक कराने वाली हूँ, बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। इन 1930s 1913 के अंदर नील्स बोर ने जो रदरफोर्ड का मॉडल दिया गया था, न्यूक्लियर मॉडल, उस मॉडल को मॉडिफाई किया गया बोर के द्वारा। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स आए। तो जब रदरफोर्ड का मॉडल आया था तो उसमें जो कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए बोर ने अपना एक मॉडल दिया था। और बोर ने जो मॉडल दिया था, बोर ने जो मॉडल दिया था, ये मॉडल बेस्ड था क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को यूज किया था। कौन सी थ्योरी को यूज किया था? मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी। क्या थ्योरी थी ये क्वांटम थ्योरी? इनके अकॉर्डिंग एनर्जी जो है वो न तो कंटिन्यू अब्सॉर्ब की जाती है किसी सिस्टम के द्वारा और न ही कंटिन्यू एमिट की जाती है, बल्कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में या तो एमिट की जाती है या अब्सॉर्ब की जाती है। ये जो छोटे पैकेट्स होते हैं, इनकी जो एनर्जी होती है वो एच न्यू के इक्वल होती है। ये मैक्सवेल प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत था। उसी सिद्धांत को यूज किया बोर ने और अपना एक एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के लिए एक नया मॉडल दिया गया, जिसको बोर मॉडल कहते हैं। अब इस बोर मॉडल की कुछ अजम्पशंस थी, इन्होंने अज्यूम किया था। तो अब मैं आप लोगों को बोर मॉडल की अजम्पशंस बताने वाली हूँ। assumptions ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल की परिधारणाएं कौन कौन सी थी? अवधारणाएं क्या क्या माना था इन्होंने, वो अब मैं वो कराने वाली हूँ। क्या कहा था? बोर मॉडल की अवधारणाओं के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट में ही मोशन करते हैं। फर्स्ट अवधारणा क्या थी? कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स सर्टेन सर्कुलर पाथ में ही मोशन करते हैं। सर्कुलर पाथ में ही मोशन करते हैं और ये सर्टेन सर्कुलर पाथ जो होता है, इसको स्टेशनरी ऑर्बिट कहा गया। स्थायी कक्ष कहा गया। क्या कहा? पहला क्या माना? कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर निश्चित सर्कुलर पाथ, वर्ताकार पथ में ही गति करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस
के चारों ओर सर्टेन सर्कुलर पाथ में ही मूव करते हैं और ये जो सर्टेन सर्कुलर पाथ जो है ये स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाता है, स्थायी कक्ष कहलाता है। इस स्थायी कक्ष में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे दो फोर्स काम करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फोर्स जो बाहर की तरफ लेके जाएगा और ये फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाएगा। कौन सा फोर्स कहलाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की तरफ डायरेक्शन में लग रहा है। इस पे दो फोर्स वर्क करेंगे, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक सेंट्रीपिटल फोर्स। ये अट्रैक्शन फोर्स है और ये रिपल्सन फोर्स। क्या है? ये मान लो न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। कौन से पाथ में? सर्कुलर पाथ के अंदर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच ये वाला जो फोर्स है, अंदर की तरफ जो फोर्स है वो कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो फोर्स कहलाएगा ये कहलाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अपकेंद्रीय बल कहलाएगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स के कारण लगेगा तो इस सर्कुलर पाथ को फैलाएगा। मीन्स ये जो फोर्स लग रहा है ये बाहर की तरफ फोर्स लगेगा और इस फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं और इक्वल होते हैं। ये दोनों फोर्स आपने देखा होगा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और इक्विलिब्रियम कंडीशंस में ये इक्वल होंगे। ये इनकी वैल्यू जो है वो इक्वल होगी। तो पहली अजम्पशंस क्या थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निश्चित वर्ताकार कक्ष में ही वर्ताकार पथ में ही चक्कर लगाते हैं। ये निश्चित वर्ताकार पथ जो है वो स्थायी कक्ष कहलाते हैं। जब ये स्थायी कक्ष में चक्कर लगाते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे दो बल कार्य करते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो अट्रैक्शन फोर्स होता है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो रिपल्सन फोर्स होता है। दूसरी अजम्पशंस, दूसरी अजम्पशंस है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनके लिए कोणीय संवेग की वैल्यू h/2 के मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल में हो। अब एक बार मैंने इसको हिंदी में बोला है, अब मैं इंग्लिश में बोल रही हूं कि इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट में मूव करेंगे जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम mvr, एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगी। इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स n की जो वैल्यू है, n कोई वैल्यू होगी और ये जो n है ये 0 1 2 3 अप टू सो ऑन इस तरीके से होगा। मीन्स n की जो वैल्यू है वो इंटीग्रल ही होगी। ऐसे नहीं होगी कि n की जो वैल्यू है 1.5 2.5 मीन्स पूर्णांक की फॉर्म में ही होगी, ये इंटीग्रल की फॉर्म में ही होगी। क्या है दूसरा अजम्पशंस? क्या है
कि इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट में मूव करेंगे जिनके लिए उनका कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगी। उन्हीं ऑर्बिट में मूव करेंगे जिनके लिए इन इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो h/2 के इंटीग्रल के मल्टीपल के इक्वल होगी। h/2 को इंटीग्रल किसी इंटीग्रल नंबर से मल्टीप्लाई किया और ये क्या है इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है एंगुलर मोमेंटम किसका इलेक्ट्रॉन्स का और ये h/2 का n क्या है इंटीग्रल वैल्यू और इंटीग्रल वैल्यू क्या होती है 1 2 3 अप टू सो ऑन इस तरीके से। दूसरा आपको दूसरी अजम्पशन सबको क्लियर। अब तीसरा है कि ये जो स्थायी वर्ताकार कक्षाएं होती हैं इनकी एनर्जी निश्चित होती है और इनको एनर्जी इसीलिए इनको एनर्जी लेवल कहा गया। तीसरी अजम्पशंस क्या है कि ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट होती हैं इन ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो डेफिनेट कांस्टेंट एनर्जी होती है। तीसरी अजम्पशंस क्या है कि जो स्टेशनरी ऑर्बिट होती हैं इन ऑर्बिट की एनर्जी जो होती है वो कैसी होती है कांस्टेंट होती है। इसीलिए इन स्टेशनरी ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहा गया। क्या कहा गया एनर्जी लेवल। और जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती गई आर क्या है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स या इस सर्कुलर पाथ की रेडियस जिसपे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है इस सर्कुलर पाथ की रेडियस है। तो आर की वैल्यू इंक्रीज होगी आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी। इस ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी इंक्रीज होगी या एनर्जी लेवल भी इंक्रीज होंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल पे जाते हैं तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे या एमिट करेंगे लेकिन ये जो एनर्जी अब्सॉर्ब या एमिट करेंगे वो क्वांटम एनर्जी ही होगी। ध्यान से सुनो क्या कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे ट्रांजिशंस करेंगे तो ये एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे या एनर्जी एमिट करेंगे। एक एनर्जी लेवल ये है और एक एनर्जी लेवल ये है। इस एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तब तो ये क्या करेगा एनर्जी एमिट करेगा और जब लोअर से हायर में जाएगा तो ये एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। ये एनर्जी एमिट या एनर्जी अब्सॉर्ब जो है वो मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ही करेगा। मीन्स इन दोनों के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है डेल ई ये है ट्रांजिशन एनर्जी क्या है ये संक्रमण ऊर्जा जो कि इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जब जाता है तो उसमें कितनी एनर्जी चेंज आता है वो कहलाती है संक्रमण ऊर्जा ट्रांजिशन एनर्जी और उसकी वैल्यू होती है मान लो ये E1 लेवल है और ये E2 लेवल है तो डेल E की वैल्यू क्या होगी E2 माइनस E1। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने कहा था
जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशंस होता है वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जब ट्रांजिशंस होता है तो जो एनर्जी डिफरेंस आता है उसको हमने डेल ई से दिखाया था। E2 क्या है? फाइनल एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है। E1 क्या है? इनिशियल एनर्जी लेवल जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जिससे जाएगा E1, जिसमें जाएगा E2। तो ये थी इनकी अजम्पशंस। देखो अजम्पशंस में एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। पहली अजम्पशंस कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। इन कक्षाओं को कक्ष कहा जाता है। इन कक्ष की जो ऊर्जा है वो निश्चित होती है, इसलिए इन कक्ष को ऊर्जा एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं कक्ष में चक्कर लगाएंगे जिनके लिए कोणीय संवेग की वैल्यू जो है वो h/2 के इंटीग्रल में होगी, पूर्णांक में होगी, पूर्णांक गुणांक के में होगी। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जब ट्रांजिशंस करते हैं तो उतनी ही एनर्जी का ट्रांजिशंस करेंगे जितना कि इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच की गैप होगा। और ये जो ट्रांजिशंस कर रहे हैं इनके लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार ही होगी। ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी अब्सॉर्ब या एमिट क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार ही करेंगे, क्वांटम थ्योरी के अनुसार ही करेंगे। ये थी इनकी अजम्पशंस। इन अजम्पशंस का यूज करके अब हम निकालेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए। पहले मैं आपको आज रेडियस निकलवाऊंगी, फिर हम इनका वेलोसिटी निकालेंगे और फिर हम इनकी एनर्जी निकालेंगे, फिर इनका स्पेक्ट्रा देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इनकी एनर्जी निकलवा रही हूँ। तो है एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल application of Bohr model for hydrogen atom। सबसे पहले इस में हम क्या निकाल रहे हैं? रेडियस। रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं, आर से डिनोट करते हैं जिसको। पहला क्या था? इलेक्ट्रॉन जो है उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग की वैल्यू जो है वो क्या होगी? mv। कोणीय संवेग जो है वो h/2 के इक्वल होगा। पहला क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनके लिए कोणीय संवेग की वैल्यू जो है वो h/2 के इक्वल होगी। मीन्स पहली इक्वेशन तो हमारे पास आ गई, mvr = NH/2 इक्वेशन नंबर 1। कि उन्हीं ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट में रिवेल करेंगे जिनके लिए उनका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल में होती है। दूसरा, जब ये स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करते हैं तो इन पे दो फोर्स वर्क करते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये दोनों फोर्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो दूसरा हम यूज कर रहे हैं, दूसरी इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स ये इक्वल होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इक्वल होता है
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। यहां तक क्लियर? सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो होता है के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपिटल फोर्स अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू होती है के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। जेड एटॉमिक नंबर है, ई इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज है, आर रेडियस है, के एक कांस्टेंट है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपॉन आर स्क्वायर ये इक्वल टू होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जब इन स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों फोर्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स अट्रैक्शन फोर्स होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिपल्सन फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज करेंगे हम और आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस का यूज करेंगे और आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो क्या करेंगे। मैं पहले इस इक्वेशंस को, इक्वेशन 2 को अरेंज कर रही हूं, यहां से हटा। सबसे पहले हम इक्वेशन 2 को अरेंज करेंगे। मैंने ये कहा सीजीएस के अंदर के की जो यूनिट होती है वो होती है 1। के कोई कांस्टेंट होता है और सीजीएस में इसकी यूनिट मानी है 1। तो जब 1 यूनिट रख दी तो मेरे पास इक्वेशन 2 कुछ इस तरीके से बन गई, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वल टू हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इस आर से ये आर कैंसिल आउट, इस आर से ये आर कैंसिल आउट, ऐसे कैंसिल आउट नहीं करना आता तो ये आर कहाँ चला जाएगा, इसके मल्टीपल में ऊपर। जैसे ये आर ऊपर चला जाएगा इस आर से ये आर कैंसिल आउट, तो आपके पास इक्वेशन बच गई जेड स्क्वायर अपॉन आर। ये इक्वल टू हुआ एम वी स्क्वायर। इस इक्वेशंस को मैं ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि मुझे इस इक्वेशंस, जो ये वाली इक्वेशन है यहाँ पे एम वी आर है, यहाँ पे मुझे एम वी की जगह क्या पुट करना होगा, इस एम वी की वैल्यू पुट करनी होगी क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी नहीं पता। मुझे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी नहीं पता कि कौन से वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, लेकिन बाकी सब चीजें पता है और मुझे आर की वैल्यू निकालनी है। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूंगी कि जो ये वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3, इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये इक्वल टू हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। इस इक्वेशंस को मैंने ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मैं इस तरीके की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, एम वी का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकती हूँ। इस इक्वेशंस को नंबर दे दो 4। अब देखो सिर्फ एम वी इधर रखो, बाकी इस इक्वेशन नंबर 1 से बाकी आर को इस साइड भेज दो। क्या होगा, एम वी इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब जो यह आर मल्टीपल में था वो डिवाइड में चला गया। ये इक्वेशन नंबर हो गई 5। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 का यूज करेंगे, बाकी कोई इक्वेशन नहीं चाहिए हमें। इक्वेशन नंबर 5 की जो mv की वैल्यू है मैं वो इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर रही हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ mv
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 इनटू इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 5 से mv की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर रही हूं। देखो आप, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये इक्वल टू होगा mv की जगह मैं वैल्यू रख रही हूं एन एच अपॉन 2 पाई आर, और इसका क्या है होल स्क्वायर, इनटू में 1 अपॉन एम। भाई mv की जगह तो मैंने ये वैल्यू रख दी एन एच अपॉन 2 पाई आर और उसका होल स्क्वायर कर दिया, और ये 1 अपॉन एम एज इट इज बचा लिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं और आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो अब इसको सोल्व करेंगे, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये इक्वल टू हो गया, मैं इस स्क्वायर को खोल रही हूँ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई की स्क्वायर आर स्क्वायर एम। इस आर से ये आर वैसे ले जाओ, इस आर स्क्वायर को यहाँ ले जाओ, ये जो आर स्क्वायर है इसको यहाँ ले जाओ, क्या होगा आपके पास जेड ई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर। ये आर स्क्वायर यहाँ चला गया ऊपर, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये इक्वल टू आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई की स्क्वायर एम। इस आर से ये आर कैंसिल आउट, तो ये बचा जेड ई स्क्वायर आर, ये इक्वल टू हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई की स्क्वायर एम। क्या निकालना है आपको, आर रेडियस, आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर, और जेड ई स्क्वायर कहाँ जाएगा इसके नीचे, जेड ई स्क्वायर एम। ये है आपके रेडियस की वैल्यू। क्या निकल के आई रेडियस की वैल्यू, कल के वीडियो लेक्चर में हम वो वेलोसिटी निकालेंगे, तो आपको ये याद होनी चाहिए कि रेडियस की वैल्यू ये थी। इस रेडियस की वैल्यू का यूज करते हुए हम वेलोसिटी निकालेंगे। आर की वैल्यू आई हमारे पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर जेड ई स्क्वायर एम। अब यहाँ पे एन क्या बताया था, नंबर ऑफ ऑर्बिट या एनर्जी लेवल्स, ये क्या है एनर्जी लेवल्स का नंबर 1 2 3, या कहें कि n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया, h प्लैंक कांस्टेंट, z एटॉमिक नंबर, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो r की वैल्यू देखो, इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, h स्क्वायर प्लैंक कांस्टेंट, 4 पाई की स्क्वायर कांस्टेंट, e स्क्वायर कांस्टेंट और m कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है भाई, इलेक्ट्रॉन्स का मास, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन्स का मास भी कांस्टेंट होता है, प्लैंक कांस्टेंट और 4 पाई स्क्वायर मैथमेटिकल वैल्यूज हैं। इन सब को आपस में जो कैलकुलेशन किया, तो ये जो वैल्यूज आई आर, ये आई 0.529। इन सब को आपस में कैलकुलेशन करके एक वैल्यू निकाली 0.529 इनटू में एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर के, और रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जेड की। एक तो ये रिलेशन हमें याद रखना चाहिए, बोर मॉडल के अनुसार आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर के। जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स बढ़ते जाएंगे, रेडियस की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, सेम एनर्जी लेवल्स में एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, तो सेम एनर्जी लेवल्स के लिए उनकी रेडियस की वैल्यू जो है वो कम होती हुई चली जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
अब हम निकाल रहे हैं ये हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 होता है। हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल टू 1, देन हाइड्रोजन एटम की रेडियस आपके पास क्या आ गई 0.529 इंटू में n स्क्वायर। यदि 1 वाले एनर्जी लेवल्स पे रेडियस की बात करें तो n इक्वल टू 1 तो r इक्वल टू 0.529, n इक्वल टू 2 पे रेडियस की बात करें तो r इक्वल टू 0.529 इंटू में 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, ये आ गया 0.529 इंटू में 4। तो देखो जैसे ही हम 1 से 2 में बढ़े, क्या बढ़ गई रेडियस की वैल्यू इंक्रीज हो गई। मीन्स r जो है वो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो थे आपके बोर मॉडल के द्वारा हमने क्या निकाला, रेडियस की वैल्यू निकाली। बोर मॉडल्स के अजम्पशंस पढ़े हमने। अजम्पशंस में आपको दो ही चीजें याद रखनी है, एक कि जब ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स में मूव करते हैं तो इन पे दो फोर्स काम करते हैं, एक अपकेंद्रीय बल, एक जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दोनों फोर्स जो है वो इक्वल होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। दूसरा, ये उन्हीं ऑर्बिट में मूव करेंगी, रिवेल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो h/2 के मल्टीपल इंटीग्रल के इक्वल होती है। इन्हीं दोनों इक्वेशंस का यूज करते हुए हमने r की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट की। अब मैं आगे अगले वाले वीडियो लेक्चर में पहले वेलोसिटी निकलवाऊंगी, v की वैल्यू, और उसके बाद हम इनके लिए एनर्जी लेवल्स की एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, E की वैल्यू निकालेंगे, फिर इन ट्रांजिशंस के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी वो निकालेंगे और इसके स्पेक्ट्रा स्टडी करेंगे कि स्पेक्ट्रा में कौन कौन से स्पेक्ट्रल लाइंस को क्या क्या कहा गया है वो स्टडी करेंगे। तब आपका बोर मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।